Okay. So, kinetic energy of a rotating body. Consider a rigid body rotating about an axis of rotation. This is the axis of rotation, and this rigid body is rotating with कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कैसे रोटेट कर रही है? जैसा फॉर एग्जांपल मेरी एक बॉडी कंसिडर कर लीजिए, जैसे अर्थ मान लीजिए. अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट में जो रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है. वो चेंज हो रही है क्या? तो अब मैं अपने ही एक्सिस के अबाउट में इस तरह से अगर रोटेट कर रहा हूं, सो मेरी एंगुलर वेलोसिटी क्या अज्यूम करना है? आपको कांस्टेंट अज्यूम करना है. सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ कांस्टेंट angular velocity omega. Obviously, this rigid body made up of n number of particles, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिसमें से पहला पार्टिकल यहां ले लीजिए, दूसरा पार्टिकल यहां कहीं ले लीजिए, तीसरा चौथा डॉट डॉट डॉट. कितने पार्टिकल से मिलकर बनी है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो n नंबर ऑफ पार्टिकल, लास्ट वाला पार्टिकल n पार्टिकल यहां ले लीजिए. पहले पार्टिकल का मास कंसिडर कीजिए कितना है, दूसरे पार्टिकल का मास, तीसरे पार्टिकल डॉट 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 nth पार्टिकल का मास. पहले पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1, दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस से r2, nth पार्टिकल का डिस्टेंस से r. अब देखिए, जब बॉडी रोटेट कर रही है तो होल बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है? ऑब्वियसली रोटेशनल मोशन. लेकिन उसके पार्टिकल ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जा रहे हैं, 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 ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लाइक दिस. कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. इंडिविजुअल पार्टिकल कैसे मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? तो अगर मैं मान लूं कि पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी और nth पार्टिकल की वेलोसिटी vn, तो इंडिविजुअल पार्टिकल कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि होल बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है? होल बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो. इसलिए मैंने v कंसिडर नहीं किया. क्या अज्यूम किया है? v1 v2 डॉट डॉट डॉट. आई बात समझ में? नो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. ऑब्वियसली जब पार्टिकल मोशन में आ गए, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी? वेलोसिटी आ गई मतलब क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी. वेलोसिटी आ गई मतलब क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. हाफ, लेकिन पहले पार्टिकल की बात करें इसलिए m1 v1 स्क्वायर. आई बात समझ में? पहले पार्टिकल के लिए क्या लिखूंगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर. सिंस, लेकिन हमें क्या पता है? व्हाट वी नो, v इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू, दोनों में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू, वेरी गुड, v इज इक्वल टू, तो मैं यहां लिखूंगा v1 इज इक्वल टू r1. ओमेगा 1 नहीं लिखूंगा. क्यों? पहले ही कंसीडर कर लिया है कि ओमेगा क्या है, तो वो चेंज हो रहा. इसलिए मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ v1 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं v1 की जगह, तो क्या मिलेगा? e1 इज इक्वल टू हाफ m1. v1 स्क्वायर पुट करना है तो क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. आ रही बात समझ में? v1 क्या है? r1 ओमेगा, तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? r1 स्क्वायर. ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी. किसकी? तो सिमिलरली फरहान, मुझे ये बताइए सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है. हाफ जैसा कि क्या आएगा? r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. क्या हो जाएगा? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. आ रही बात समझ में? डॉट डॉट डॉट. nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इश्तियाक? हाफ mn
आई बात समझ में? तो हमने अभी क्या किया, पूरी बॉडी की मुझे क्या मालूम करनी है, रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल की क्या मालूम किया, काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल पार्टिकल की। तो अब अगर पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देना पड़ेगा। कभी हम लोग इसको समेशन बोलते हैं, कभी इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? अब मैं क्या करूंगा, मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम किया। अब पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा, सारे बॉडी की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस डॉट 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 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ E1 क्या था आपका, हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस E2 क्या था, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस उसके बाद En क्या है, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इधर ठीक है। नो, क्या यहाँ हाफ 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 कॉमन दिख रहा है, वन मोर मिस्टेक वी हैव डन हियर, यहाँ डॉट डॉट आएगा, याद रखिए डॉट डॉट नहीं डालोगे तो मार्क्स कट होगा। क्यों कट होगा, क्योंकि आपने कितने पार्टिकल के लिए ऐड किया, सिर्फ 3। आपको करना कितने पार्टिकल के लिए, सारे पार्टिकल के लिए। हाँ, तो यहाँ हाफ कॉमन दिख रहा है और क्या कॉमन दिख रहा है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो मैं हाफ और ओमेगा स्क्वायर को क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो हाफ कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस rn स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर भी क्या किया मैंने, इक्वल टू हाफ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जो मैंने लिखाया था उसके नीचे फॉर्मूला देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसको मैंने ऐसा लिखा था, पहले ऐसा लिखना है, समीशन आई इक्वल टू 1 to n mi r i स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर जैसा कि देन वी कैन राइट हाफ, इसकी जगह क्या लिखूंगा, आई ओमेगा स्क्वायर जैसा कि, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। आई बस समझ में? लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे, नहीं लास्ट लेक्चर में थे आप नहीं थे। ये जो मैंने लिखा हूं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, ये इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं, समेशन i इक्वल टू 1 to n mi r i स्क्वायर, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड करूंगा, उसमें देख लीजिएगा। तो ये इसको मैंने किस तरह से लिखा मैंने एक्सप्लेन किया हूं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई। तो ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। डन।
Now see, next let us study radius of gyration. Write down the definition of radius of gyration. It is the distance. It is the it is the distance from the axis of rotation from the axis of rotation to the point to the point where whole mass of the body, the point, क्या लिखा आपने, the point where whole mass of the body supposed to be concentrated, supposed to be concentrated. ब्रैकेट में लिखिए एस, क्या कहेगा ऐसे पॉइंट को दिनान, the whole point at which whole mass of the body was supposed to be concentrated is called as center of mass. वेरी गुड. क्या कहेंगे उसे, ब्रैकेट में लिखिए सेंटर ऑफ मास. ब्रैकेट कंप्लीट. बस देखिए, मान लीजिए आपकी एक रिजिड बॉडी है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है. अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आपको मेजर करना है. अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस होगा. तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लिया, अलग अलग पार्टिकल के लिए R1 R2 R3 डॉट 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 अलग अलग लिए. लेकिन अब अगर आपके पास एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जिसके बारे में आपको पता है कि उस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास बैलेंस होता है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ. तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां तक, सेंटर ऑफ मास तक. आई बात समझ में. सो अब ये है क्या, बेसिकली डिस्टेंस है. सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मीटर. क्या हो जाएगा, नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया in terms of k can be written as I is equal to, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, एम आर स्क्वायर, क्या लिखते थे. लेकिन अब हमें पूरी बॉडी के जगह एक पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास बैलेंस है. तो आप अब आर की जगह क्या ले लोगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम के. आई बात समझ में. तो यहां से ये एम इधर डिवीजन में आएगा तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, आई बाय, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ. हमारी बात समझ में क्लियर है, वेरी गुड. लिख लीजिए. हाँ, डायरेक्शन का मतलब बता दो. इज इट डन. नो, अब ये फॉर्मूले का हम लोग आगे यूज करेंगे. नेक्स्ट, अभी हमने देखा रोटेटिंग बॉडी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं रोलिंग बॉडी. व्हाट नहीं हुआ, व्हाट इन द रोलिंग बॉडी.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। मान लीजिए मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस पर किसी बॉडी को इस टॉप पोजीशन पे होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कितनी हाइट पर पकड़ के रखा हुआ है, और एच हाइट से जैसे मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है या कोई व्हील है, उसको अगर मैं जैसे ही रिलीज करूंगा तो वो क्या करते, रोल करते हुए क्या आएगा, रोल करते हुए आएगा ना नीचे, तो उसी के मोशन को हम लोग क्या कह रहे हैं। तो रोलिंग मोशन में हो क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है स्फीयर के फॉर्म में या व्हील के फॉर्म में, जब ये कंप्लीटली बॉडी रोटेट करेगी तो ये रोटेट करते हुए नीचे तक आ रही है, तो होल बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, लेकिन हर बार जो नीचे का पार्टिकल है वो सीधा सीधा ऐसा नीचे आ रहा है, यानी आपका जो नीचे का बॉटम का पार्टिकल है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। तो बॉडी यहां से यहां तक जब आ रही है तो मान लीजिए वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, एस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, और आपके जो सरफेस है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हमें मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। तो अभी अभी आपने देखा कि रोलिंग मोशन में दो मोशन होती है, होल बॉडी की कौन सी मोशन है, रोटेशनल, और इंडिविजुअल पार्टिकल की कौन सी मोशन है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑल्सो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑल्सो। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन कितनी होगी, मान लीजिए बॉडी का मास कितना है, कैपिटल, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी अभी आपने मालूम किया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। सो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई, अभी आपने रेडियस ऑफ वायरेशन के टर्म्स में आई लिखा, एम के स्क्वायर, तो आई की जगह क्या पुट करूंगा, अब क्या बचा, ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, व्हाट वी नो सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ओमेगा यहां पर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करूंगा, v स्क्वायर बाय, यहां लिखा है वी स्क्वायर हाफ एम, वी स्क्वायर हाफ एम कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, हाफ कॉमन ले लिया, एम कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर पूरा निकल गया, क्या बचेगा 1 प्लस इधर से हाफ गया, एम गया, वी स्क्वायर गया, क्या बचेगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। समझे नहीं समझे, क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। डन। अब हमें इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। What we have to calculate? इसकी वेलोसिटी रोलिंग बॉडी की। सो देखिए अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी मालूम किया। अब यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली मैंने बॉडी को होल्ड करके रखा है और जैसे ही मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, तो जब मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ
तो जब मैंने उसको होल्ड करके रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम। अब जैसे मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, यानी काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, समझे नहीं समझे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कौन सी मोशन चल रही है, काइनेटिक एनर्जी किसकी लेंगे, इसकी चलेगी ना, दैट इज हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस, समझे नहीं समझे, यहां से एम एम, ये 2 इधर डिवीजन में इधर आएगा तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू क्या बचेगा वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय, तो ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन में वो भी डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या बचा, इधर लिख दीजिए, इधर का टर्म इधर, इधर का टर्म इधर लिखा, ये 2 इधर जाएगा तो 2gh हो जाएगा और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय इसका इधर डिवीजन में आ गया, इधर लिखा इक्वल टू वी स्क्वायर बचा, देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय, समझे नहीं समझे, क्लियर है, क्या आएगा हो चलेगा, हाँ क्या बोल रहा, वो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फिर वो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, बट लीव इट एज इट इज, क्योंकि आगे चल के हमें क्या करना है, अलग अलग बॉडी के लिए के की वैल्यू पुट करना है, जैसे डिस्क के लिए के की वैल्यू क्या होगी, रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होगी, स्फीयर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, वो आगे चल के जब मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसके बाद अलग अलग बॉडी का अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में के अलग अलग होता है, तो जैसे जैसे बॉडी चेंज होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, के चेंज होगा तो आपका ये पूरा टर्म चेंज होगा और अकॉर्डिंगली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, लेकिन यहां पर मैंने जैसा आपको बताया कि इनिशियली आपने बॉडी को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये यू जीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो प्लस दैट इज जीरो गया तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2a s, अब यहां से a इधर ही रहने दीजिए, 2 और s v स्क्वायर के डिवीजन में जान दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, अब v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है उधर से, यहां पुट कर दीजिए a इज इक्वल टू, अभी v स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से पहले मैं नीचे लिख देता हूं क्या 2s, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिवाइडेड बाय 2 टू, नो फ्रॉम फिगर, हाँ वो वैसे रहने, मैंने बताया ना उसको हम लोग आगे चल के अलग अलग बॉडी के लिए चेंज करेंगे। डायग्राम देखिए, साइन थीटा की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड बाय थीटा की अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा h डिवाइडेड बाय, तो देयरफॉर यहां से ये s इधर आ जाएगा तो h इक्वल टू क्या मिलेगा, s इंटू, समझे नहीं समझे, ये h की वैल्यू उठा के ये यहां आने दीजिए, क्या मिल जाएगा हमें,
साइन थीटा फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, बोलो। अपोजिट साइड बाय थीटा की अपोजिट साइड क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा, अपोजिट साइड बाय, समझा। नो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इक्वल टू ऊपर क्या बचा है, जी एच, क्या बचा है, जी एच, लेकिन एच की जगह क्या पुट कर रहा हूं, एस इंटू साइन थीटा। नीचे क्या बचा, एस बचा है, एस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस एस, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय, समझे नहीं समझे, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। देखो सब सुन लीजिए, अभी बार बार वही डाउट आ रहा है कि आर स्क्वायर आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं जाएगा बच्चा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर फिर इसमें ऐड होगा तो फिर दोनों के कॉमन में आएगा, तब जाके वो ऊपर जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए डिवाइडेड बाय सी प्लस बी डिवाइडेड बाय डी, आप क्या कहना चाहते हो कि इसको ऐसा लिखूं, ए डी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ऐसा नहीं होता है, समझे। ऐसा कब होगा, जब ये डी दोनों के डिवीजन में रहेगा, तब जाके ऊपर डी जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, अगर आपको ऊपर ले जाना है तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी डी प्लस बी डिवाइडेड बाय, अब ये डी ऊपर चला जाएगा, समझा। इधर एडी हो गया, पीछे एडा हो गया, समझा। जी क्या बताऊं, वही तो बता रहा हूं। मान लीजिए एक रोटेटिंग बॉडी है जो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये क्या हो गया आपका एक्सिस ऑफ, लेकिन मरियम यहाँ आपको कंसिडरेशन में एक छोटा सा चेंज करना है, जो आपने पहले किया था वही है कि कंसिडर a rigid body rotating about an axis of rotation made up of n number of particles of masses m1 m2 m3 dot mn, their distances from the axis of rotation are r1 r2 r3 dot rn। हमने वहां अज्यूम किया था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ हम अज्यूम करेंगे दिस बॉडी रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, किसके साथ रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ। अब टॉर्क क्या होता है मरियम आप बताइए, कोई बताएगा टॉर्क क्या होता है, हाँ क्या, फोर्स ही होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन में वही सी फोर्स को हम लोग कहते हैं, यानी जो फोर्स रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं। अब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए अकेला फोर्स काम नहीं करता है, कपल ऑफ फोर्स काम करते हैं, इसलिए टॉर्क को और हम लोग कपल ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पेन है, इसको मैं ऐसा सीधा सीधा मूव कर रहा हूं तो ये लीनियर मोशन, फोर्स एक ही तरफ लगा रहा हूं, लेकिन अब अगर इस पेन पर अगर मैं इस तरफ से एक फोर्स लगाऊं उस डायरेक्शन में और इस तरफ एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, ये कैसी मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल। तो क्या लग रहा है यहाँ, कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, इसलिए इस कपल ऑफ फोर्स को हम लोग कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला आपने बेसिकली 11th में पढ़ा है, क्या है, फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। देखिए कंसिडरेशन वही रहेगा, कंसिडर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 mn, डिस्टेंसेस r1 r2 rn। वहां मैंने वेलोसिटी कंसिडर किया था, यहां क्या कंसिडर करूंगा? पहले पार्टी का एक्सेलरेशन, दूसरे का, तीसरे का। समझे नहीं समझे? अब टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या लिखूंगा? टॉ1। टॉर्क का सिंबल क्या होता है? टॉ। तो टॉ1 एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। अभी बताया टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू, तो पहले पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? मान लीजिए F1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो F1 देयरफॉर टॉ1 इज इक्वल टू, अब देखिए फोर्स का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1, तो F1 की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? m1 a1 r1, जैसा कि ये क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन? लेकिन मुझे क्या मालूम करना है? टॉर्क। इसके लिए तो कौन सी क्वांटिटी यूज करना पड़ेगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा। ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा? R1। अल्फा 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले ही अज्यूम किया है अल्फा क्या है। तो A1 की जगह क्या पुट करूंगा फरहान? टॉ1 इज इक्वल टू M1 जैसा कि R1 जैसा कि A1 की जगह R1 अल्फा। अब ये R1 मल्टीप्लाई होगा R1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर। सो टॉ1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? M1 R1 स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में? तो ये टॉर्क था पहले पार्टिकल के लिए। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए कितना टॉर्क आएगा? सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल, m1 की जगह m2, r1 की जगह r2 स्क्वायर, अल्फा की जगह अल्फा, क्या आएगा? m2 अल्फा डॉट 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 nth पार्टिकल पे के लिए। अभी ये मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल पे एक्ट होने वाला टॉर्क मालूम किया आपने, तो पूरी बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे पार्टिकल के टॉर्क को ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी क्या हो जाएगा? टॉ इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस डॉट 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 टॉ। सो टॉर्क इज इक्वल टू टॉ1 कितना मिला? m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस टॉ2 कितना मिला? m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस, क्या सब में मैंने अल्फा कॉमन ले सकता हूं? अल्फा कॉमन ले लीजिए। अगेन मरियम, अब वापस से ये कैसा हो गया? समेशन के फॉर्म में i इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वायर, और ये अल्फा जैसा के ये क्या हो गया? I, so tau is equal to I alpha. So this is the expression for torque acting on a rotating body. समझा? क्लियर है? आज हम लोग देखने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। डिनोटेड बाय एल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे देखिए इधर ध्यान दीजिए, आपने बहुत सारी लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी स्टडी किया है। v इज इक्वल टू क्या होता है?
आर ओमेगा। ए इज इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू आर। यानी किसी भी लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप आर से मल्टीप्लाई करते हो। तो बेसिकली इन जनरल, तो इन जनरल मैं यहाँ पर एल का बेसिक फॉर्मूला लिख सकता हूँ। एल इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर। एल इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ ये पी मतलब लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा था ना, तो ओमेगा क्या है, v क्या है। उसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, एफ इंटू टॉर्क क्या है, एंगुलर फोर्स। आप इसको एंगुलर फोर्स भी कह सकते हो, क्योंकि वही वो फोर्स ही है, लेकिन किस मोशन में। तो एंगुलर क्वांटिटी लीनियर क्वांटिटी इसके साथ आर के साथ, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू आर। अगेन कंसिडरेशन वही, कंसिडर a rigid body rotating with constant angular velocity about an axis of rotation made up of n number of particles of masses m1, m2, m3 dot 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 mn, and their distances from the axis of rotation are r1, r2, r3 dot 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 rn। वही कंसिडरेशन। पहले क्या मालूम करूंगा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डॉट 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 एंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। लेकिन बीच में हमें एक और चीज लगेगी, पी। पी इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू, पढ़ा है ना 11th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ क्या पढ़ेंगे इसके बाद, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया, पहले मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अगेन कंसिडरेशन वही रहेगा, m1 m2 डॉट 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 mn, their distances from the axis of rotation are r1, r2, r3 dot 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 rn। लीनियर वेलोसिटी पहले पार्टिकल की v1, v2 डॉट 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 vn। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू P क्या होता है अभी बताया मैंने, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू, तो P1 इज इक्वल टू M1 इंटू V1। तो मैं P1 की जगह क्या पुट करूंगा, M1 V1 R1 जैसा के। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू M1 R1 V की जगह यस, तो V1 की जगह, समझ में आ रहा है ना, इतना प्रैक्टिस हो गया तो अभी समझ में आ जाना चाहिए। V1 की जगह क्या पुट करूंगा, R1, ये R1 इंटू ये R1 क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर L1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। कहा, यहाँ रिलेशन है ना, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा क्यों रखे, क्योंकि किसके लिए बात, एंगुलर मोमेंटम किसके लिए होगा, रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो रोटेटिंग बॉडी के लिए लीनियर वेलोसिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसलिए v की जगह फॉर्मूला क्या पुट करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो L1 इज इक्वल टू क्या मिला, M1 R1 स्क्वायर। सिमिलरली देयरफॉर L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। Ln इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mn Rn स्क्वायर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस। अब देखिए L1 को जब मैं ऐड करूंगा, L1 L2 डॉट 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 Ln, सब में ओमेगा कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 स्क्वायर प्लस M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, और कॉमन क्या लिया, ओमेगा। ब्रैकेट के टर्म को क्या लिख सकता हूं,
summation I equal to 1 to mi ओमेगा. So L is equal to फाइनली ये क्या हो जाएगा I. समझा? क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टडी करने के लिए जो बेसिक चीजें लगेगी पहले वो मैं बता देता हूँ. पहले तो आपको डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा. नॉन मैथ्स वाले u इंटू वी के फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म्स रहते हैं तो एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं. जैसे u इंटू वी है तो u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट, तो जो बाहर आ रहा है उसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे. ठीक है. उसी तरह से वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, k का डेरिवेटिव 0 रखा मतलब k क्या है, कांस्टेंट. k क्या है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 आया मतलब वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट. ये चीज का हम लोग यूज करेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो 0 आंसर आया मतलब क्वांटिटी क्या हुई, कांस्टेंट. पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं. इफ नो टॉर्क, नो टॉर्क मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी गुड. इफ नो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी then its total angular momentum remains constant. तो बेसिक चीजें पहले मैं यहां लिख देता हूं. सबसे पहली चीज, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पता है आपको. पहला लॉ क्या है, एवरीबॉडी ट्राइज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म until external unbalanced force acting on it. Second law क्या है, वेरी गुड. रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाय किसका चेंज, लीनियर मोमेंटम का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied force. That is, to replace this proportionality sign with equality sign we have to put some, लेकिन हमने 11th में देखा था that proportionality constant is unity. So dp by df dt इक्वल टू क्या होता है, f. और यहीं से हमें निकल के आता है f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. देखिए d by dt मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू f. मास चेंज होता है क्या, उसको डेरिवेटिव के बाहर ले लो. सो d by dt ऑफ v इक्वल टू, सो m dv by dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू जो मास है वो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से आता है. ठीक है. पहली चीज dp by dt क्या होती है, उसके बाद a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्या होगा. हमने 11th में दो टाइप के प्रोडक्ट स्टडी किया था. i डॉट i होता है 1 जबकि i क्रॉस i होता है 0. सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. दूसरी और एक चीज मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, dr बाय dt क्या होगा, लेकिन dr वेक्टर बाय dt क्या होगा. ठीक है. r वेक्टर क्या बताता है, रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज, स्टार्ट में ही बताया था, r वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज मतलब, आई बात समझ में. मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू मास इंटू, क्लियर है.
और अभी अभी हमने L इज इक्वल टू फॉर्मूला देखा था, L इज इक्वल टू P इंटू आर देखा था ना, तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में। इससे पहले जो लिखा था वो स्केलर फॉर्म में। ये बेसिक चीजों का हम लोग अभी यहाँ यूज करने वाले हैं। देखिए और एक चीज लास्ट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था, एफ इंटू, उसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखें एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में पी इंटू आर लिख सकते हो आप। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ क्या लगा देना है, डी बाय, इधर भी क्या लगा देना है, डी बाय, इधर डी बाई डी टी किसको लगेगा, एल को, इधर डी बाई डी टी किसको लगेगा, आर वेक्टर क्रॉस। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। दो क्वांटिटी का क्या लेना है, डेरिवेटिव, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट, क्या लिखूंगा, आर वेक्टर कांस्टेंट, इधर ध्यान दो, आर वेक्टर कांस्टेंट डेरिवेटिव किसका, पी वेक्टर। अब किसको कांस्टेंट रखूंगा, किसका डेरिवेटिव, समझे। लेकिन यहां पर एक इश्यू ये है कि इस फॉर्म में पी क्या है, कांस्टेंट, तो मैं इसको यहां ना लिख के कांस्टेंट को इधर लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूं, पहले ना लिख के बाद में लिख रहा हूं। रीजन ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर डायरेक्शन ऊपर है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप डायरेक्शन चेंज ना हो इसलिए उसके सीक्वेंस चेंज ये पी नहीं कर सकते। आई बात समझ में। तो पी वेक्टर एक्चुअली पहले ही है, कांस्टेंट ही है, लेकिन उसको बाद में लिखा, क्योंकि अगर बाद पहले लिखूंगा तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हमारा ये डेरिवेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा वेक्टर के लिए। तो ये पी पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी। समझा, समझे कि नहीं समझे। बस उसको पहले ना लिख के कहां लिखा, बाद में लिखा, क्योंकि पहले लिखूंगा तो पी आर हो जाएगा ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस डी आर बाई डी टी की जगह प्लस पी की जगह ये क्या मिलेगा आपको, डीएल वेक्टर बाय इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है, प्लस, अब ये स्केलर है तो स्केलर का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं ना, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किसके लिए होता है, अरे बाबा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग लेते हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं, दोनों प्रोडक्ट किसके लिए, वेक्टर के लिए। स्केलर के लिए, स्केलर में तो 2 3 6 नॉर्मली करते हैं, उसके लिए हम लोग कोई प्रोडक्ट रोल यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ एम क्या है, मास, स्केलर, तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा क्या, तो उसको एम को बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस, बस एम को क्या किया, बाहर लिया, मल्टीप्लीकेशन में, ये पहले भी मल्टीप्लीकेशन में था अभी भी, बस उसको क्रॉस से बाहर ले लिया क्योंकि वो स्केलर है। सो इक्वल टू टॉ वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सिमिलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो 0 इंटू एम, तो डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू क्या बचेगा, टॉर्क। इफ टॉर्क इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, टॉर्क की वैल्यू क्या पुट करना है, देयरफॉर डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डी क्या हो जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 मतलब वो, तो देयरफॉर एल क्या हो गया, आपको क्या पूछा था, इफ नो टॉर्क मतलब टॉर्क कितना, देन क्या बोला है, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या होगा, आ गया, क्लियर है। तो अगर टॉर्क 0 तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझे, प्रूव हो गया, कोई डाउट है, नहीं समझे तो बोलो आफरीन।
देखिए एल का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ यू इंटू वी का फॉर्मूला, यू इंटू वी के फॉर्मूले में डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम लोग, एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, पहले का डेरिवेटिव। पहले आर को कांस्टेंट रखा, किसका डेरिवेटिव लिया, पी का। फिर किसको कांस्टेंट रखा, किसका डेरिवेटिव लिया, आर। जैसा कि डीपी बाई डी टी क्या होता है उधर देखो, उसकी जगह एफ प्लस, जैसा कि डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या होता है, उसकी जगह क्या आ गया, और पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट या हो या डॉट प्रोडक्ट हो, किसके लिए होता है, वेक्टर के लिए। एम क्या है, मास, वो चेंज होगा क्या, मतलब कांस्टेंट है, मतलब वो क्या है, स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन, इसलिए एम को मैं बाहर कर दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट से। है मल्टीप्लीकेशन में ही, लेकिन क्रॉस से बाहर कर दिया उसको क्योंकि वो स्केलर। सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा, 0 इंटू एम। ये जैसा कि वैसा चल रहा है, आर क्रॉस एफ की जगह तो टॉ इज इक्वल टू मिला, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बचा, टॉ प्लस 0 टॉ। अब टॉ की वैल्यू खुद से 0 पुट कर दो, अगर टॉ 0 हुआ, यहां टॉ की जगह क्या पुट करूंगा, तो मैंने पहले ही बताया किस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज होना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज होना, और कांस्टेंट चेंज होता है क्या, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 मतलब वो क्वांटिटी क्या हुई, तो आपको प्रूव क्या करना था, अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हो गया।